नमस्कार दोस्तों। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान भारत पर हमला कर देता है और यह हमला जल्दी एक बड़े युद्ध का रूप ले लेता है। युद्ध शुरू होने के 2 दिन बाद ही यानी 5 दिसंबर 1971 को भारत का एक जाबाज पायलट धीरेन्द्र जाफर दुश्मनों को मारते हुए लाहौर के आसमान में पहुंच जाता है और तभी वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। जाफा का फाइटर जेट गोली लगने के कारण नियंत्रण से बाहर चला जाता है और फाइटर तेजी के साथ नीचे गिरने लगता है। तभी जाफा अपनी जान बचाने के लिए सीट इजेक्शन का बटन दबा देते हैं। बटन के दबाते ही जाफा जेट से निकलकर हवा में चले जाते हैं और पैराशूट की मदद से नीचे उतरने लगते हैं। इसके बाद जाफा बताते हैं कि जिस गांव के पास उनका पैराशूट लैंड होता है उस गांव के लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए उनके पास आते हैं और उन्हें पकड़कर उनके कपड़े फाड़ने लगते हैं और उन पर हमला करते हैं। लेकिन तभी भीड़ में से कुछ लोग उनकी घड़ी और लाइटर पर भी अपना हाथ साफ कर देते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोग जाफा के दस्ताने, जूते और कुछ पाकिस्तानी लोग जाफा की जेब में पड़े रुपयों को भी चुरा लेते हैं। इसी के साथ पाकिस्तान के लोग जाफा के साथ गलत व्यवहार भी करते हैं। तभी पाकिस्तानी सेना का एक लंबा चौड़ा अफसर वहां आता है और जाफा को भीड़ से बचाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं है। जाफा बताते हैं कि मेरे पास एक रिवॉल्वर थी जो भीड़ में से किसी ने निकाल ली है। इसी के साथ जब अफसर ये पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, इस पर जाफा जवाब देते हैं कि शायद मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है जिस वजह से मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद उनका इलाज कराकर उन्हें एक युद्धबंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है और फिर धीरेन्द्र जाफा एक दिन पाकिस्तान की जेल से भागने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है? क्या जाफा पाकिस्तान की जेल से कभी भाग पाते हैं? और अगर भागते हैं तो जाफा का क्या था एस्केप प्लान? आइए दोस्तों जानते हैं क्या थी कहानी भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर धीरेन्द्र सिंह जाफा की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब धीरेन्द्र जाफा का पैराशूट लैंड होता है तो जाफा की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है जिस वजह से जाफा हिल भी नहीं पा रहे थे और तभी वहाँ पाकिस्तानी अफसर आ जाता है और अपनी भाषा में सैनिकों को कुछ बोलता है। जिसके बाद सैनिक जाफा को उठाकर एक टेंट में लेके जाते हैं जिसके बाद उनकी कमर का प्लास्टर किया जाता है और कुछ दिनों के बाद जब जाफा ठीक हो जाते हैं उनको जेल में युद्धबंदी के तौर पर डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद पाकिस्तान के अफसर जाफा से रोजाना सवाल जवाब करने लगते हैं पर जाफा उन पाकिस्तानी सैनिकों को कुछ नहीं बताते और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जाफा को इतनी ज़्यादा सीक्रेसी के साथ रखा जाता था कि जब जाफा को टॉयलेट जाना होता था तो पाकिस्तानी सैनिक जाफा की आंखों पर कपड़ा बांध कर ले जाया करते थे जिससे जाफा को कुछ भी दिखाई ना दे और ना ही जाफा को कोई जानकारी मिल सके। एक दिन जाफा के कानों में कई सारी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं जिसके बाद उनके कानों में जय हिंद सर की भी आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, उस दिन जाफा को दूसरे रूम में ले जाया जाता है जहां पहले से ही 10 भारतीय युद्धबंदी पायलट मौजूद थे। इन बंदूकों में शामिल थे विंग कमांडर बनी कोहलू, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर और मलबीर दार सिंह गरेवाल और हरीश सिंह आदि मौजूद थे। ये सभी भारतीय सैनिक पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हुए पाकिस्तान की सीमा में आ गए थे और अब पाकिस्तानी सेना के द्वारा बंधक बना लिए गए थे। दोस्तों, जब धीरेन्द्र जाफा रूम में आते हैं तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर उनके गले लगते हैं और जाफा देखकर ये बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब जाफा और उनके साथी मिल रहे थे तभी एंट्री होती है युद्धबंदी कैंप के इंचार्ज स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हनीफ की और हनीफ सभी लोगों को मुस्कुराते हुए क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं। वो रात भारतीय जवानों के लिए एक यादगार शाम बन जाती है जब पाकिस्तान की जेल में भारतीय राष्ट्रगान गाया जाता है। दोस्तों, 25 दिसंबर 1971 की शाम को सबसे बड़े विंग ऑफिसर बनी कोहलू बोलते हैं कि युद्ध में शहीद लोगों के लिए मौन रखेंगे और राष्ट्रगान गाएंगे। जाफा आगे बताते हैं कि जब पाकिस्तान की जेल में भारतीय राष्ट्रगान गाया जाता है तो सभी भारतीय जवानों के सीने गर्व से चौड़े हो जाते हैं। 25 दिसंबर की शाम को भारत की नीति नियोजन समिति के अध्यक्ष डीपी धर भी पाकिस्तान में ही होते हैं। वे वहां पाकिस्तान की सरकार से युद्धबंदियों की रिहाई के लिए बात करने गए होते हैं। लेकिन जब वे वापस भारत लौटते हैं तो भारतीय युद्धबंदियों के भाग्य का कोई भी फैसला नहीं होता और जब इस बात की खबर जाफा और उनके साथियों तक पहुंचती है तो उसके बाद शुरू होता है पाकिस्तान की जेल से भागने का प्लान। दोस्तों, जाफा आगे बताते हैं कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने साथियों से कहा था कि अगर वो लड़ाई करते हुए पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो वो पाकिस्तान की जेल को तोड़कर जरूर भागेंगे। और दोस्तों, होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब पारुलकर अपने साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गरेवाल और हरीश सिंह के साथ भागने का प्लान बनाने लगते हैं और जल्दी प्लान भी बना लिया जाता है।
और प्लान के मुताबिक जेल की सेल नंबर 5 की दीवार में एक छेद करना था। ये छेद पाकिस्तान की रोजगार दफ्तर के पास खुलना था, जिसके बाद 6 फुट की दीवार को लांघकर जेल से बाहर निकलना था। इसके बाद भारतीय वीर जवान पाकिस्तान के माल रोड पर कदम रखने वाले थे और फिर वक्त आ जाता है अपने प्लान को अंजाम देने का। जेल से निकलने से पहले जवानों को 56 ईंटों का प्लास्टर निकालना था और साथ ही साथ उस सारे मलबे को भी छुपाना था, जिससे पाकिस्तानी सेना को उनके भागने के प्लान के बारे में पता ना चल सके। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये था कि प्लास्टर को हटाने के लिए औजारों की ज़रूरत पड़ने वाली थी, जिससे प्लास्टर को हटाया जा सके। इसी के लिए करूला के द्वारा एक इलेक्ट्रिशियन के स्क्रू ड्राइवर को चुरा लिया जाता है। इसी के साथ गरेवाल भी धारदार हथियारों को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। अब बस रात होने का इंतजार था और फिर देखते ही देखते रात भी हो जाती है। करीब रात के 10 बजे दिलीप पारुलकर और गरेवाल प्लास्टर को खोदना शुरू कर देते हैं और निगरानी रखने का काम हैरी और चाटी नाम के कैदियों को दिया जाता है। अगर उन्हें कोई देखने आता है तो ये दोनों कैदी पारुलकर को इशारे से बता देते हैं, जिसके बाद ये काम छोड़कर सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। और धीरे धीरे कुछ दिन तक ऐसा ही चलता है और इन सैनिकों को कुछ और सामान की भी जरूरत महसूस होने लगती है। दोस्तों, भारतीय कैदियों को जिनेवा समझौता के तहत 50 फ्रैंक के बराबर पैसे दिए जाते थे, जिसमें से कुछ पैसे वो अपनी जरूरत के सामान के लिए खर्च करते थे और कुछ को जमा कर लिया करते थे। इसी बीच दिशा का पता लगाने के लिए कंपास की जरूरत महसूस होती है और कंपास को बनाने के लिए जरूरी चीजों को इकट्ठा किया जाता है और कामत नाम का भारतीय सैनिक तार, बैटरी, सुई और मैग्नेट की मदद से ये काम चलाओ कंपास को बना लेता है। दोस्तों, अब वो वक्त आने वाला था जिसके लिए पारुलकर और उनके साथियों ने इतनी मेहनत की थी। पूरा पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त की तैयारी में लगा हुआ था। पारुलकर अंदाजा लगाते हैं कि उस दिन सभी गार्ड और सैनिक कम सतर्क होने वाले हैं, जिस वजह से वहां से भागने में आसानी होगी। लेकिन दोस्तों, 12 अगस्त की रात को बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है और पारुलकर तभी भागने का निर्णय करते हैं। तभी सेल नंबर 5 की प्लास्टर की वो आखिरी परत को भी निकाल दिया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है जेल से भागने का काम। दोस्तों, उस छेद से भारतीय जवान बाहर निकल जाते हैं। जब भारतीय सैनिक जेल से बाहर निकल रहे होते हैं तभी आंधी अपना पूरा जोर दिखाती है। तभी पारुलकर की नज़र एक पहरेदार में पड़ती है। वो पहरेदार धूल भरी आंधी से बचने के लिए अपने मुंह पर कपड़ा डाल लेता है। अब भारतीय सैनिकों और उनकी आज़ादी के बीच 6 फुट की दीवार थी, जिसे उन्हें फांदना था और सभी सैनिक धीरे धीरे तीनों दीवारों को भी पार कर लेते हैं। और तेजी से चलने के कुछ वक्त बाद उन्हें एक सिनेमा हॉल दिखाई देता है और उस वक्त फिल्म भी खत्म हो चुकी होती है, जिस वजह से फिल्म देखने आई भीड़ सिनेमा हॉल से बाहर निकल रही होती है। और इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए सभी सैनिक भीड़ में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद वे अपनी पहचान को बदलते हैं और सभी सैनिक ये तय करते हैं कि वो खुद को एक ईसाई बताएंगे, क्योंकि उनमें से किसी को भी नमाज पढ़ना नहीं आता था। और सभी सैनिक अपनी पहचान को ईसाई बताना तय करते हैं और साथ ही अपने नामों को भी चेंज कर लेते हैं। दोस्तों, भारतीय सैनिकों के पास वक्त बहुत कम था, इसलिए सभी भीड़ को चीरते हुए एक बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कंडक्टर चिल्ला रहा था कि पेशावर पेशावर पेशावर। तभी तीनों सैनिक बस में चढ़ जाते हैं और पूरी रात का सफर करके सुबह 6 बजे पेशावर पहुंच जाते हैं और वहां से तुरंत ही तांगा करके जगरूद रोड की ओर निकल जाते हैं। उसके बाद तांगे से उतरते हैं, फिर दोबारा से बस में बैठते हैं और कुछ वक्त बाद जगरूद पहुंच जाते हैं, जहां पर दूर से देखने पर एक गेट पर कुछ लिखा होता है। जब वे तीनों सैनिक गेट के पास जाकर देखते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि आप जनजातीय इलाके में घुस रहे हैं। सभी को सलाह दी जाती है कि आप सड़क को ना छोड़ें और महिलाओं की तस्वीरें ना खींचें। दोस्तों, अभी सफर काफी बचा हुआ था और बीतते वक्त के साथ पकड़े जाने का डर भी सता रहा था। और कुछ वक्त बाद यानी लगभग 9:30 बजे के आसपास सभी सैनिक लंडी कोतल पहुंच जाते हैं। इस जगह से अफगानिस्तान की दूरी मात्र 5 किलोमीटर थी और कुछ दूर चलने के बाद ही उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई देती है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा होता है। वो सभी दुकान पर जाकर चाय पीते हैं। गरेवाल चाय की चुस्की भरते हुए दुकान पर खड़े एक आदमी से पूछते हैं कि यहाँ से लंडी खाना स्टेशन कितनी दूर है। तो वह आदमी नाम में सर को हिला देता है, जिसके बाद चाय वाला उन्हें बताता है कि यहाँ से टैक्सी वाला 25 रुपये लेगा और आपको लंडी खाना स्टेशन पर पहुँचा देगा। लेकिन तीनों भारतीय सैनिकों की उम्मीद पर पानी तक फिरता है जब एक आदमी उन्हें रोकते हुए पूछता है कि आपको लंडी खाना जाना है क्या। तो वो हाँ बोलते हैं और आगे चलने लगते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें फिर से रोकते हुए पूछता है कि आप कहाँ से आए हो। तो तीनों भारतीय सैनिक उसे पहले से ही तय की गई कहानी सुना देते हैं, लेकिन उस आदमी को यकीन नहीं होता और वो आदमी तीनों भारतीय सैनिकों को बताता है कि यहाँ लंडी खाना नाम का कोई भी स्टेशन नहीं है, क्योंकि वो जगह अंग्रेजों के शासन के साथ ही खत्म हो गई थी। दोस्तों, दरअसल इन भारतीय सैनिकों ने जिस मैप का सहारा लेकर भागने का प्लान बनाया था वो मैप अंग्रेजों के टाइम का मैप था, जिसमें लंडी खाना पाकिस्तान का आखिरी स्टेशन था
था और उसके बाद अफगानिस्तान आता था। और अंग्रेजों द्वारा भारत का विभाजन करने के बाद इस स्टेशन को खत्म कर दिया गया था, जिस वजह से वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों को भी इस स्टेशन के बारे में बहुत ही कम पता था। और क्योंकि 1971 में अफगानिस्तान के भारत सरकार के साथ तो इन सभी सैनिकों ने यह प्लान बनाया था कि एक बार बॉर्डर क्रॉस हो जाए तो अफगानिस्तान में किसी से बात करके भारत वापस जाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सारी प्लानिंग सही करने के बाद सिर्फ एक मैप की गलती की वजह से उनसे ये चूक हो जाती है। खैर, उन सभी सैनिकों की किस्मत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि जिस आदमी ने उन्हें रोका था वो आदमी तहसीलदार का नौकर होता है और उसे लगता है कि ये तीनों बंगाली हैं और अफगानिस्तान के रास्ते बांग्लादेश जाना चाहते हैं। जिसके बाद वो उन सभी को तहसीलदार के पास ले जाता है और जब तहसीलदार तीनों से सवाल जवाब करते हैं तब सवाल जवाब करने के बाद तहसीलदार को भी उन पर शक हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ा कारण उनके बोलने का ढंग होता है। अब क्योंकि पाकिस्तानियों के बोलने के तरीके और भारतीयों के बोलने के तरीके में फ़र्क होता है, जिस वजह से तहसीलदार का शक और ज़्यादा गहरा हो जाता है और उन सभी को जेल में डालने के लिए बोलता है। लेकिन तभी भारतीय सैनिक दिलीप पारुलकर तहसीलदार को बोलते हैं कि आप पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख स्क्वाड्रन लीडर उस्मान से बात करें। वायुसेना प्रमुख का नाम सुनते ही तहसीलदार स्क्वाड्रन लीडर उस्मान को कॉल करते हैं। जब कॉल पर उस्मान बोलते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं तो दिलीप पारुलकर बोलते हैं, सर आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम वहाँ से भागकर लंडी कोतल तक आ गए हैं और अब यहाँ के तहसीलदार ने हमें पकड़ लिया है। जिसके बाद उस्मान बोलते हैं कि फ़ोन तहसीलदार को दो। फ़ोन पर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान तहसीलदार को बोलते हैं कि ये तीनों हमारे ही आदमी हैं, इन्हें पीटा हुआ जाए और इन्हें लेने के लिए हमारे साथी जल्दी आ रहे हैं। जिसके बाद सभी को लायलपुर जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, कुछ महीने के बाद एक दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो जेल में पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी सरकार ने तुम्हें छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से छोड़ता हूँ। और फिर 1 दिसंबर 1972 को सारे युद्धबंदियों ने वाघा बॉर्डर से सीमा को पार किया। तब उनके मन में इसी बात को लेकर गुस्सा था कि उनकी सरकार ने उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया और उन्हें भुट्टो की दरियादिली से रिहाई मिली है। लेकिन जैसे ही उन्होंने भारतीय सीमा में कदम रखा, वहाँ मौजूद हजारों लोगों ने मलाई पहनाकर और गले लगाकर उनका स्वागत किया और उनके स्वागत के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह खुद वहाँ मौजूद थे। और भारतवासियों के इस प्रेम को देखकर उन सभी का सीना डर से चौड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी उन भारतीय सैनिकों की कहानी जो लगभग पाकिस्तान की जेल को तोड़कर फरार ही हो गए थे, लेकिन कमबख्त एक पुराने नक्शे की वजह से पकड़े गए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।